नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं। इन तीनों जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनके जो सिद्धांत हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। और आप पिछली सालों के जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी आप ज़रूर हल कीजिएगा। और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा। और आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंटेंट भी दिया जा रहा है। जीन पियाजे पर वीडियो मैंने बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम कोहलबर्ग को लेके आए हैं, अगली वीडियो हम वाइगोत्स्की पर लेके आएंगे। डेली आपको एक कंटेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं कि आप अपनी इतने कम समय में, यानी सिर्फ आपके पास 2.5 महीने का ही टाइम है, तो इतने कम समय में तैयारी बेस्ट कैसे करें, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप उनको भी देखें। साथ ही साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी इसके साथ टॉपिक वाइज कि CDP की तैयारी कैसे करें, आप मैथ की तैयारी कैसे करें, EVS की तैयारी कैसे करें। आपको डेली कंटेंट मिलेगा, बेस्ट मतलब आपको कंटेंट मिलेगा। और तो चैनल पर बने रहिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये कोहलबर्ग थे, तो इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो ये इन्होंने बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाई। उन्हीं में से एक कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। तो कहानी ये थी कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी थी। और उस गंभीर बीमारी के कारण मतलब दवा जो थी वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जिसने वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई थी। और वो उसको मतलब बहुत ऊंचे दामों में बेच रहा था, और वो दवा किसी और के पास भी नहीं थी। इस तरीके से वो बच्चों को एक कहानी सुनाते थे कोहलबर्ग। तो बहुत सारी वो मतलब जो नैतिक कहानियाँ थी उनको सुनाते थे। तो फिर वो हिंज नाम का जो व्यक्ति था वो उस व्यक्ति से, जिसके पास दवा थी, वो उससे लेने गया, लेकिन उसके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो फिर उसने वो उससे मांगी, लेकिन उस व्यक्ति ने वो दवा उसको नहीं दी। तो फिर जो हिंज नाम का जो व्यक्ति था वो मतलब बहुत ही नैतिक दुविधा में फंस गया, बहुत नैतिक दुविधा में फंस गया। वो ये सोचता है कि अगर मैं ये दवा चुरा लूँ तो मुझे मतलब ये गलत होगा और मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे ये मतलब चुरानी चाहिए, गलत कार्य है चोरी करना। और अगर मैं नहीं चुराता हूँ तो फिर मेरी पत्नी मर जाएगी। तो वो इस नैतिक दुविधा में फंस गया। तो लेकिन फिर भी उसने वो दवा चुराई, और दवा चुराने के बाद उसने अपनी पत्नी को दी। अब कोहलबर्ग ने बच्चों से इस तरीके की कहानी सुनाते थे, नैतिक दुविधा वाली। फिर बच्चों से प्रश्न पूछते थे कि आपके हिसाब से उसको दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछते थे। तो इस तरीके का जो बच्चा है वो क्या है, वो नैतिक संघर्षों का सामना करता है और अपनी तर्क देता है वहाँ, और विचार करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हिंज को चोरी करनी चाहिए थी दवा की या नहीं करनी चाहिए थी। चलो शुरुआत करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया। और कोहलबर्ग के अनुसार जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। यानी उन्होंने जो अंतिम निर्णय बाद में जैसे हिंज ने लिया कि उसने वो दवा चुरा ली, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उससे पहले जो उसकी स्थिति थी, यानी जो उसका तार्किकता थी कि उसको दवा चुरानी चाहिए या नहीं चुराना चाहिए, तो इस तरीके की जो तार्किकता होती है वो ज़्यादा मायने रखती है। कोहलबर्ग का ऐसा मानना था। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्थाओं में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। नैतिक विकास की अवस्था है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यानी जो कोहलबर्ग थे तो इन्होंने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब आप कहोगे 6 तो नहीं है, 3 ही अवस्था हैं।
तो लेकिन इन्होंने दो दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए गए हैं। यानी प्रत्येक जो 3 स्तर हैं इसमें 2 अवस्थाएं हैं, ये 3 स्तर अग्रलिखित हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर, और दूसरा है आपका रूढ़गत नैतिकता का स्तर, और तीसरा है आपका उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। और इन तीनों को दो दो लेवल में बांट दिया गया है। सबसे पहला आप देखते हैं, सबसे पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, और दूसरा है आपका प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उत्तर रूढ़गत नैतिकता, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो अब इनको अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली है आपकी प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर। इसी को पूर्व नैतिकता भी कहते हैं, पूर्व रूढ़वाची चरण भी कहते हैं, पूर्व प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है। यानी आपको ये जो प्राक है इससे समझना है, ये प्राक यानी प्राक का अर्थ होता है पूर्व यानी पहले की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये आपकी कोहल वर्ग ने इसको 3 से 10 वर्ष के बच्चों के ऊपर माना गया है। यानी ये जो अवस्था होती है बच्चे की कितनी एज की होती है, 3 से 10 वर्ष के जो बच्चे की अवस्था, ये प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर में ये बच्चे आते हैं। जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अभाव है, ये नैतिक अभाव अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर की कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। यानी ये जो आपकी प्राक रूढ़गत नैतिकता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, अभी हमने आगे पढ़े भी थे। सबसे पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। अब इसमें एज कितनी है बच्चे की, इसमें एज है बच्चे की 3 से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें एज बच्चे की 3 से 10 वर्ष है। तो अब 3 से 10 वर्ष तक का जो बच्चा होता है तो वो क्या करता है, आज्ञा और दंड की अवस्था, यानी चलो इनको भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आएगा। कोहल आज्ञा एवं दंड की अवस्था, कोहल वर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं और इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करता है। यानी दंड से बचने के लिए बच्चा क्या करता है, आदेश का पालन करता है, और अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो। ठीक है, इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। बच्चा दंड से बचने के लिए आपकी बात मानता है, आपके कार्यों को करता है, और इस तरीके से हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नैतिक है। दूसरी है अहंकार की अवस्था। तो जैसे कि बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है, तो वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो झूठ भी बोलता है। यानी बच्चा झूठ बोलने से भी नहीं कतराता है। आपने देखा होगा कि जो 3 वर्ष का बच्चा है तो वो बहुत सी चीज़ों में झूठ बोल देता है और वो चीज़ भी चुरा लेता है। जब बच्चा नया नया स्कूल में आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि चोरी करना पाप होता है या फिर चोरी हमें नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे फिर उसको हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर उसको भूख लगी होती है और वो किसी के घर जाता है या किसी की वस्तु रखी हुई होती है तो वो उसको भी क्या करता है, उसको उठा के खा लेता है। और अहम की भावना ये होती है कि जैसे बच्चे के पास कोई खाने की चीज़ है तो अगर उससे कहो कि आप दूसरे बच्चों को दे दो तो वो नहीं देता है, और तो उसे लगता है कि सारे खिलौनों से मैं ही खेलूं और सारी चीज़ मैं ही खा लूँ। यानी वो उसको शेयर नहीं करना चाहता है, ये अहंकार की अवस्था होती है। और बच्चा यानी स्वयं ईगो वाली होती है, अहम केंद्रित होती है। ये अहंकार नहीं बल्कि आपका अहम केंद्रित होगा, अहंकार नहीं अहम केंद्रित। यानी बच्चा स्वयं को ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है और हर चीज़ में, तो ये चीज़ होती है। अगली अवस्थाएं पढ़ते हैं। और लेकिन यहाँ भी उसको क्या होता है, दंड का डर होता है। जैसे बच्चा दूसरे को चीज़ नहीं देता है खाने की, शेयर नहीं करता है अपने छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से, लेकिन फिर भी उसे माँ बाप के दंड का और अनुशासन का डर होता है, तो फिर वो शेयर करता है। अगली हम देखते हैं। तो दूसरी अवस्था है रूढ़गत नैतिकता का स्तर।
इस स्तर को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है आपका सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। और ये जो एज होती है, ये होती है आपकी 10 वर्ष से, ठीक है, 13 वर्ष तक। ये 10 से 13 वर्ष तक होती है। अब जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो आपने देखा होगा अपने आसपास भाई बहन कि ये इसमें बच्चा जो भी कार्य करता है तो वो किस लिए करता है, बच्चा अपने स्वयं की प्रशंसा के लिए करता है। उसको लगता है कि यानी अपने परिवार है उसका, स्कूल है और पड़ोस हैं, मित्र हैं, तो ये सब शिक्षक हैं, तो उसकी जब प्रशंसा करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो आपकी आज्ञा का पालन करता है। तो इस तरीके से बच्चा स्वयं की प्रशंसा के लिए और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली जो बात होती है, जैसा कि बच्चे को हम सिखाते हैं कि देखो दूसरे का बच्चा कितना टॉप किया है, कितना अच्छा है, संस्कारी है, तो बच्चा वैसा बनने की कोशिश करता है। और सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। यानी 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक समाज में अपने आप को मतलब समाज का एक हिस्सा मानने लगता है और वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहता है। यानी जो भी कार्य उसे अनैतिक लगते हैं तो वो ज़्यादातर कार्यों को इस अवस्था में, जो ये आपकी 13 वर्ष की अवस्था होती है, ये पूर्व आपकी अवस्था होती है, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था होती है, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था आपकी पूर्व किशोरावस्था होती है। और यहाँ बच्चा हर चीज़ को अपने तर्क से करता है और उसको मतलब उसके विरुद्ध खड़ा रहता है। अगली अवस्था देखते हैं और ये है आपकी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है और ये है इसकी आपकी एज की, ये है आपकी 13 वर्ष से 13 से और 16 वर्ष तक, ठीक है, ये आपकी 13 से 16 वर्ष तक है। सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। यानी जो बच्चा होता है तो वो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था का होता है, तो फिर वो क्या करता है, उसमें नैतिक चिंतन करने की जो भी उसका विकास है वो मतलब विकसित हो जाता है। वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। यानी बच्चा होता है वो क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। वो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति समाज नियमों का पालन नहीं करता तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। यानी जो इससे पूर्व की अवस्था होती है वहाँ बच्चा समाज के जो भी नियम हैं उन सारे नियमों का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी इस अवस्था में आके बच्चा जब 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है तो वो समाज के नियमों का जानने लगता है और समाज के नियमों का क्या करता है, पालन भी करने लगता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे सामाजिक समझौते की अवस्था कहा गया है। अगली अवस्था है विवेक की अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है, ठीक है। यानी जो विकास है बच्चे का वो अंतिम अवस्था यही होती है क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के सब अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। यानी 16 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चा स्वयं के विचार भी रखता है कि ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है। वो सभी विषयों पर अपने विचार, अपने व्यक्तिगत विचार क्या है, विकसित करता है। और अब व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक है ही बन जाता है। वो सारे जो भी विकास है उसका, जो भी नैतिकता है उस पर अपने मतलब नैतिक विकास का एकमात्र विवेक है। वो सारे जो भी नैतिक विकास है उसका विवेक के आधार पर करता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है।
इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते हैं। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। तो ये कोहलबर्ग के कुछ जो नैतिक अवस्था थी, ये मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो उस पर मतलब आप कमेंट में ज़रूर करिए, तो उसको मैं आपको मतलब डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर पूरी वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर किया करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।